ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q आपके पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? तो देखिए, आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है मैंने कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे p अपॉन q के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे 0/1। 0 को आप किसी भी संख्या से -1 से या 1 से किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट 0, आपको 0 ही मिलने वाला है। 0/2, 0/3, मतलब किसी भी संख्या से आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सभी नंबर 0 के इक्वल ही मिलने वाले हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, 0 एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि इसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है और आपका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। और जहाँ p और q देखिए, ये भी आपका एक पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। सेकंड में देखें, अगर हम 0 आपका एक पूर्णांक है, -1 भी आपका नेगेटिव इंटीजर है, 2 भी आपका 0 भी आपका एक पूर्णांक है और इधर आपका 2 भी आपका एक पॉजिटिव पूर्णांक है। 0 भी आपका पूर्णांक है और 3 भी आपका धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए, 3 और 4 भी आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3/1, 4/1। ठीक है, तो आपको 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 6 परिमेय संख्याएं आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? अगर आप 6 में 1 ऐड करें तो 7 मिलेगा। 7 की मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? ऐसे 7 की गुणा 3 और 4 के अंश और हर में करने पर। तो देखिए, आपको अगर आप 3 के अंश में और हर में हमने 1 मान लिया है, 1 मान सकते हैं, 3 के इक्वल है, 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलने वाला है? 21/7। इसी तरह से आप 4 के अंश और हर में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलने वाला है? 28/7। अब देखो बच्चों, ये संख्या आपकी 21/7 3 के इक्वल है। मैंने आपको तुल्य परिमेय संख्याएं पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था किसी भी संख्या के अगर अंश और में कोई भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल नंबर की, तो संख्याएं आपकी इक्वलेंट रेशनल नंबर होती हैं। यानी कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 21/7 को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपका 3 ही मिलने वाला है, 3 टाइम्स जाएगा ये इससे। ठीक है, इसी प्रकार इसको आप 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं तो आपको 4 ही मिलने वाला है। तो यानी कि 21/7 आपके 3 के इक्वल है और 28/7 4 के इक्वल है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है? हमको निकालनी है 6 परिमेय संख्याएं। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 21/7। ठीक, 6 संख्याएं निकालनी है तो 6 टाइम्स हम कॉमन लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, और लास्ट वाला नंबर आप यहाँ लिख लीजिए एज इट इज़। आपको इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ये आपका 3 के इक्वल है और ये आपका 4 के इक्वल है। तो देखिएगा, आप इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, 22/7। इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, 23/7, 24/7। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 25/7। इसमें 1 ऐड करेंगे 26/7 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 27/7। लास्ट नंबर आपका 28/7, जो कि आपकी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है ये। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपका 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए।
तो इसमें आपको 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 में +1 ऐड करके 6 मिलेगा। 6 से नंबर 6 से इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर 6 से 3/5 के अंश में और हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 18/30। उसके बाद में आप 4/5 में भी आप अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24/30। ठीक है, अब ये संख्या आपको पता है 3/5 के बराबर है और ये संख्या आपके 4/5 के बराबर है। पीछे आपको बताया है तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा 6 से डिवाइड करने पे। ठीक, तो आपको 6 निकालनी है, तो आप क्या करेंगे 18/30। 5 निकालनी है, तो आप ऐसे 5, 1 2 3 4 और एक 5, लास्ट में आप अपना ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो नंबर्स होंगे आपके वो होंगे। अब आप देखेंगे 18 में 1 ऐड करेंगे 19/30, 20/30, इसमें 1 ऐड करेंगे 21/30, इसमें 1 ऐड करेंगे 22/30, इसमें 1 ऐड करेंगे 23/30, लास्ट नंबर आपका 24/30 है ही। तो आप देखेंगे इनके बीच में ये 5 रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं P/Q की फॉर्म में हैं, तो परिमेय संख्या हैं 1 2 3 4 5। ये पांचों संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी आपकी, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और आपका 23/30। ठीक, ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं बेसिकली, उनका आपको कारण बताने हैं और बताने हैं वो स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तो क्यों सही हैं और गलत हैं तो क्यों गलत हैं, ये आपको कारण भी बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिएगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब देखिएगा कि इसको मैं इरेज कर देती हूँ, मैं ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो आपका 1 से स्टार्ट होती हैं और बढ़ते हुए आपके इन्फिनिटी की ओर यानी कि अनंत की ओर जाती हैं। और आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो आपका 0 से स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट का आप देखेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपकी, इनको n से डिनोट करते हैं। आपको मैंने बताया था ये 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं होल नंबर होते हैं, इन्हें W से डिनोट करते हैं। ये आपका 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखेंगे होल नंबर में 0 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, आपका प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर ये आप अगर 0 को छिपा दें तो बाकी सारी नंबर क्या हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यही स्टेटमेंट में बोला गया है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सत्य। आप इसका कारण दे सकते हैं, क्योंकि
सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। 0 के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपके पूर्ण संख्या में मौजूद होती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होते हैं आपके, सेकंड का देखिएगा, पूर्णांक क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स, इन्हें आई से डिनोट करते हैं। ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 और ये इन्फिनिटी तक। वहीं आपके पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं अभी ऊपर देख चुके हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3। तो आप बच्चों देख सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखेंगे क्या सभी पूर्णांक इस पूर्ण संख्या के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये जो आपके पूर्ण संख्याएं हैं इनमें आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका कारण लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि -2 जो कि आपका क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ये हो गया गलत यानी कि असत्य। इसका कारण आप लिख सकते हैं क्योंकि -2 जो है वो आपकी पूर्णांक है और पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप देखेंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और आपका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को आप, रेशनल नंबर को आप Q से लिख सकते हैं, इसको आप Q से लिख सकते हैं और ये आपका P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका 1, 0, 1/2, 2, 3, ये आपके क्या हैं, ये 1 है यहाँ पर, ये आपके क्या हैं, आपके परिमेय संख्याएं। यहाँ मैं लिख देती हूँ परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। उसके बाद दूसरा आपका बोला गया है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, जो कि 0, 1, 2, 3 ऐसे। आप देखेंगे जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो होल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि -1/2 आपका होल नंबर के अंदर नहीं है। आपका स्टेटमेंट बोला गया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर मौजूद होती हैं। और हमने देखा 1/2 तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, असत्य। और कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण आप देंगे 1/2 जो कि क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो पॉइंट है एक समझ लेते हैं, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्या हो सकती हैं या फिर अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मतलब ये है कि रियल नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। जैसे हमारी ये एक रियल नंबर लाइन है,
इस पर जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी चाहे 0 हो, चाहे 1/2 हो, या फिर 1/√2 हो, या फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, या नेगेटिव नंबर्स हो -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी एंड अप टू +इन्फिनिटी। जितने भी इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्योंकि वो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कथन। मतलब आपको कथन दिए गए होंगे, उसका आपको कारण बताना है और बताना है कि वो सही है या गलत है। गलत है तो क्यों गलत है ये कारण बताना है, और सही है तो क्यों सही है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जितनी भी अपरिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? सही हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए √2 इस रियल नंबर लाइन पर √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, और इस नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं हैं वो हैं वास्तविक संख्या। तो ये √2 इस रियल नंबर लाइन पर जो रियल नंबर है उनके अंदर मौजूद है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ये होगा सही, यानी कि सत्य है। इसका आप कारण लिख सकते हैं। फर्स्ट का जो आप कारण लिखेंगे, फर्स्ट का कारण जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 2 है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, और यहाँ पर m जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो √m के रूप में होती है, और m एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएं। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उसे √m के रूप में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, n बराबर 1 लेते हैं प्राकृतिक संख्या, इसमें हम m बराबर n लेंगे, 1 लेंगे। तो अगर हम √m बराबर √1 करें तो हमें मिलेगा 1, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है और संख्या रेखा पर मौजूद है। अब हम m के प्लेस पर लेते हैं 2, तो √2 की वैल्यू आप देखेंगे √2 ही होती है। और अगर मैं m बराबर 3 लूँ तो आप देखेंगे कि √3 बराबर √3, यानी कि √m लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। अगर मैं m की वैल्यू 4 लेती हूँ तो √m बराबर आपका √4 बराबर आपका 2। ये आपका √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। देखिए आपने पढ़ा होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। ये किसका वर्ग होता है? 2 का। आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका वर्गमूल वर्ग से कट जाता है तो ये 2 के बराबर होगा। ठीक, तो ये आपके 2 के बराबर होगा। तो हमने इस तरीके से जितने भी नंबर लेते जाएंगे हम देखेंगे 1 आपकी एक परिमेय संख्या है, 2 आपकी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? आपकी एक
अपरिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल करने पर परिमेय संख्या भी मिल रही हैं और अपरिमेय संख्या भी मिल रही हैं। और स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स, क्योंकि अगर हम √2 लेते हैं तो हमें √2 ही मिल रहा है, √3 लेते हैं तो √3 ही मिल रहा है, जिसमें कि नंबर लाइन पर तो हमारा 3 भी मौजूद है। अगर प्रत्येक संख्या √m की फॉर्म में होती तो फिर 3 जो है वो √ में है, लेकिन जो 3 है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, असत्य। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है और ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है। आप देखेंगे कि नंबर लाइन पर आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं और किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर हमें ऋणात्मक नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप इसका कारण ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती है और नेगेटिव नंबर आपकी रियल नंबर लाइन पर भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। अब देखते हैं थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगी। देखिए नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं और ये बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या। हमारा -1 भी वास्तविक संख्या है, 0 भी, 1/2 भी, √2 भी और 2 भी, ये सभी संख्या वास्तविक संख्याएँ हैं। क्या हमारी ये जो नंबर 2 है, क्या ये आपकी अपरिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं। 0 आपकी अपरिमेय संख्या है? नहीं। -1 नहीं। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं इनमें कुछ संख्याएं ही नंबर लाइन पर अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, असत्य यानी कि गलत। आप कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इसका कारण क्या देंगे आप, 2 एक, इसका कारण आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, ये स्टेटमेंट भी आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या सभी पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या है। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जस्टिफाई करना है कि सभी पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय ही होते हैं या परिमेय भी होते हैं। अगर अपरिमेय नहीं होते हैं तो आप कारण दीजिए और बताइए क्यों नहीं होते हैं, और एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिनका वर्गमूल करने पर आपको परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर्स।
इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो आपका क्या होगा, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या हैं आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, इधर आप लिख सकते हैं जैसे -3, -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आपके माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि उनके वर्गमूल, पूर्णांकों के वर्गमूल। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, हम प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको आई के ऊपर पॉजिटिव का निशान लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका वर्गमूल। अब हम लेते हैं संख्या 1, इसका वर्गमूल क्या होगा 1। अगर हम 2 का वर्गमूल लें तो हमें मिलेगा √2, 3 का लें तो आपको मिलेगा √3, और अगर आप 4 का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिलेगा 2। आप देखेंगे एक संख्या 1 ली जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका वर्गमूल करने पर आपको क्या मिल रही है, एक परिमेय संख्या मिल रही है, परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन तो आपका यहीं फिनिश हो गया है। इसने बोला है कि सभी पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये गलत हो गया। हमने पॉजिटिव इंटीजर 1 लिया, उसका वर्गमूल किया और हमें एक रिजल्ट में परिमेय संख्या मिली, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। आप लिख सकते हैं कि नहीं, सभी पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, और इसका एग्जाम्पल आपका ये हो गया। और देख लेते हैं, ये क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है √2। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √3 भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आप 2 देखेंगे, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो ऐसी एक नहीं बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं नंबर लाइन पर, जिनके पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट करने पर आपको परिमेय संख्याएं मिले या फिर अपरिमेय संख्याएं मिले। तो आप इसका कारण लिख सकते हैं कि नहीं, सभी पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपको मैंने एक नहीं कई सारे करा दिए हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं, फिर भी लिख लीजिए। उदाहरण, √4 = 2, ये क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए, आपको पता है जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें आप बहुत ही आसानी से निरूपित कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करना थोड़ा टिपिकल होता है। तो आज देखेंगे हम √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। इस पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं A, और एक पॉइंट, ये 0 पॉइंट मान लिया है, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, ये है 2, आपको दिख रहा होगा। इसको मान लेते हैं B, ये एक डिस्टेंस हमने मान ली है AB। अब हम क्या करेंगे, 2 पर, ये 2 है, 2 पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 डिस्टेंस का। 1 डिस्टेंस का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये आपकी डिस्टेंस हो गई 1। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C। हम देखेंगे ये आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। हमने इस पर लंब डाला है तो हमें समकोण प्राप्त हुआ है। अब हम A पॉइंट को C पॉइंट से अगर मिला दें
ए पॉइंट को अगर हम सी पॉइंट से मिला दें तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, इसे कहते हैं हम कर्ण। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है आपकी, चलिए यहाँ लिख लीजिए, माना ए बी एक दो लंबाई की दूरी है, ठीक। अब बी सी लंब है बिंदु बी पर। आपका इस बी पॉइंट पर बी सी एक लंब है, ठीक, और ए सी मिलाने पर आपको मिलता है कर्ण। अब देखेंगे हम, लंब है बिंदु बी पर एक लंबाई का, इसकी जो लंबाई है वो 1 है, मेजरमेंट 1 है। अब हम देखेंगे, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी? उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वो क्या होती है? आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। आपने देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें आधार जो है वो है आपका ए बी और जो लंब है आपका वो है बी सी, ठीक। हमें निकालना है कर्ण यानी कि ए सी। तो हम ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे? यानी कि कर्ण किसके बराबर है आपके? ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण। ए बी सी में ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आधार कितना है आपका? आधार है 2, तो 2 का वर्ग प्लस लंब कितना है आपका? 1, तो 1 का वर्ग। ये किसके बराबर होगा आपके? 4 + 1। ये किसके बराबर हो गया आपके? 5। ए सी स्क्वायर बराबर इतना, ए सी स्क्वायर के बराबर ही चल रहा है। हम दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लें तो हमें क्या मिलेगा? ए सी। ये क्या मिल जाएगा आपको? √5। स्क्वायर रूट लेने पर आपको पता है, हम किसी भी संख्या का स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिल गया √5। यही हमें निकालना था। तो हम देखेंगे जो हमारी डिस्टेंस ए सी है वो है आपकी √5, ठीक है। अब आपको ये तो आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे? नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए आप एक प्रकार लेंगे, आप एक कंपास लेंगे, उसे एक पॉइंट उसका यहाँ रखेंगे, दूसरा सी पर रखेंगे। ए सी डिस्टेंस को मेजर करके आप कंपास की हेल्प से एक आर्क लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये जो आर्क होगी आपकी, ये जो नंबर लाइन पर जो ये डिस्टेंस होगी आपकी, यहाँ से 0 से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये होगी आपकी √5। ये वैल्यू क्या होगी आपकी? √5। तो हमने इस तरह से देखा कि नंबर √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड होता है इसका, आपको कि आप पहले √2 निकालें, फिर √3 निकालें, फिर √4 निकालें, फिर √5 निकालें। तो आपका लेंथी मेथड है, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये बहुत इजी है समझने में भी और ड्रॉ करने में भी। उस दूसरे मेथड को मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसको इरेज कर देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम सभी को पता है, हमने पढ़ा है और अभी भी पढ़ लिया है।
तो देखिए आप सेकंड मेथड से मैं आपको केवल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कैसे होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। देखिए आप नंबर लाइन पर थोड़ा सा नीचे से लेती हूँ, आप नंबर लाइन पर एक पॉइंट ले लीजिएगा, इसे मान लीजिएगा ओ, ये आपका 0 है। आप 1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लीजिएगा, ये इसे मान लीजिएगा आप ए, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है 1 1, ठीक। आप ए पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा 1 डिस्टेंस का, इसको मान लीजिएगा आप बी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल, और आप इसको ज्वाइन कर देते हैं ओ बी को, तो आपको एक क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या मिला आपको, एक आपको मिला राइट एंगल। देखिए जो सिंबल होता है ना ये ऐसे, ये आपका राइट एंगल का होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज आपको क्या मिला, ओ ए बी। इसमें आपने देखेंगे आपका जो आधार है वो भी एक है, आपका लंब जो है वो भी एक है, आपको निकालना है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण क्या है आपका ओ बी, ओ बी का वर्ग बराबर आधार कितना माना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 का वर्ग 1 2, ये हो गया आपका ओ बी का स्क्वायर। हमें ओ बी निकालना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो आपका √2 मिल जाएगा। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ओ बी, ये क्या है √2, ठीक। उसके बाद हमें निकालना है √5, ये आपका √2 ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम एक काम करेंगे, ये जो आपकी डिस्टेंस है ओ बी, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ भी हम मानेंगे 1, ठीक है। ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, तो बी सी 1 है, इसकी लेंथ भी कितनी है 1। ये आपका बेस हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर हम इसको जॉइन कर दें, ओ को सी से मिला दें, तो आपको जो लेंथ मिलती है ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो हम ओ सी निकालेंगे, मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। ओ सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ सी का स्क्वायर आपका आधार का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर, ओ बी कितना है आपका √2, √2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपका 1 माना है आपने। आप देखेंगे किसी भी संख्या में रूट हो, उसका वर्ग हो, तो वो उससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 आपका, यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 3 ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी कितना मिल जाएगा आपको √3। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये है आपकी √3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये आपका ओ सी है, इसको हम बेस मानकर इस पर एक परपेंडिकुलर यानी कि इसको आधार मानकर इस पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए हम इस तरह से एक 1 डिस्टेंस का लंब खींच देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, और जब डी को ओ से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये आपका मिलेगा, इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप कर्ण। तो फिर से हम ओ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, ओ डी का होल स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओ सी कितना है आपके पास √3, आप देखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस डी सी कितना है 1, यानी कि 1 का, आप डी सी बोल सकते हैं या सी डी बोल सकते हैं, बात एक ही है, लेंथ किधर से भी मेज़र की जा सकती है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 3 + 1, ये कितना हो गया आपका 4। ओ डी स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 के इक्वल हो गया है, तो आपका ओ डी कितना मिलेगा आपको √4, कितना मिलेगा आपको √4, इसको आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको मैं लिखूँगी √4।
अब आगे हमें निकालना है √5, तो हम क्या करेंगे, √4 OD जो ये आपकी लेंथ है इस पर आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये आपका परपेंडिकुलर है, 1 डिस्टेंस लेंगे, इसको भी हम 1 लेंगे, ये भी 1 लिया है हमने और ये भी 1 लिया है, ठीक है। इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूँ O से और इस पॉइंट को मान लूँ E पॉइंट, तो OE या EO आपका क्या हो गया, एक कर्ण हो गया। तो हम OE निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा, OE का होल स्क्वायर, बेस कितना है इसके लिए आपका OD, यानी कि OD का स्क्वायर प्लस DE जो आपका लंब है, DE जो कि आपका लंब है, इसका स्क्वायर, ठीक। OD कितना है आपका, OD कितना है आपका √4 का स्क्वायर प्लस DE कितना माना है आपने 1, √4 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आपका आ गया 4 + 1, ये किसके बराबर है, OE का होल स्क्वायर। ये आपके 5 के इक्वल हो गया। आपको OE निकालना है तो आप क्या करेंगे, √5, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, √5। अभी तो ये हमने ड्रॉ किया है, हमें करना है नंबर लाइन पर ड्रॉ। तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए ये आपकी 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, नंबर लाइन पर ये -1 हो गया और ये इससे आगे आपका -2 हो गया, ये ऐसे चलती रहेगी। आप प्रकार लेंगे, उसका एक पॉइंट आप यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट E पर रखेंगे और इसको इस लेंथ को मेज़र करके एक आर्क खींचेंगे कुछ इस तरह से, ये आपकी यहाँ जाएगी। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा √5, ठीक है, ये √5। अगर आपको नंबर लाइन पर √2 ड्रॉ करना है तो आप एक कंपास लेंगे, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, इस लेंथ को मेजर करेंगे और एक आर्क लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया आपका √2। आपको √3 अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो आप फिर से एक कंपास लेंगे, OC को मेज़र करेंगे और एक आर्क लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट √3 √2, और आपका जो √4 है वो तो होता ही 2 के इक्वल है, देखिएगा। ये भी आप एक कंपास लेंगे, उसकी हेल्प से आर्क लगा के 2 फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने कितनी खूबसूरती से √5 को ड्रॉ कर दिया है। आप इसी तरह से 1 ऐड करके 1 परपेंडिकुलर डाल करके एक स्पाइरल बना सकते हैं। जैसे आप आप इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपको √6 मिल जाएगा। अगेन आप ऐसे ही करेंगे, अगेन आप ऐसे ही करते जाएंगे तो ये आपकी एक स्ट्रक्चर बनेगी जो कि आपकी स्पाइरल होगी, सर्पिल होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसी में ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कहा गया है आप एक डिस्टेंस लीजिएगा O, यहाँ पर A की जगह वो P ले लिया है, B की जगह P1 ले लिया है। आप उसमें बोला गया आप ऐसे करते 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 एक सर्पिल संरचना बनाइए। तो आप इसी में और संख्याएं ऐड ऑन करते 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 एक सर्पिल यानी कि स्पायरल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको एक पेपर शीट लेनी है, उस पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।